Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा welcome to the third lecture of a very important chapter that is thermodynamics. बेटा मैं ऑलरेडी इसकी 2 क्लासेस डिलीवर कर चुका हूँ, राइट. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीटली डिलीवर कर चुका हूँ. आई एम श्योर आप तीनों लेक्चर देख के आए हो, करेक्ट. केटीजी एज वेल एज 2 लेक्चर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नहीं देखा है प्लीज गो बैक टू द क्लास, वो देख के तभी आना बेटा. देन यू विल बी एबल टू लिंक एवरीथिंग, राइट, बिकॉज दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड काफी इंपॉर्टेंट है. बहुत इजी बट यस यू नो लिटिल ट्रिकी, और क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं फिजिक्स में भी एंड केमिस्ट्री में भी, राइट. स्पेशली फिजिक्स में ये पार्ट ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है. तो थोड़ा स्टार्ट करते क्लास के साथ. और बेटा हमेशा की तरह मैं बोलूंगा प्लीज टेक इट लाइक ए क्लास. बिल्कुल क्लास की तरह एक कनेक्ट बना के चलना है. जैसे मैं दौड़ूंगा बिल्कुल वैसे ही दौड़ना है, ठीक है. प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट चीज को नोट डाउन करना है, राइट. जहां क्वेश्चन देता हूं स्टॉप करके खुद से सॉल्व करना है, तो ही बेटा आगे बढ़ना है, ठीक है. और बेटा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू हिट द सब्सक्राइब बटन, राइट. आपको बहुत अच्छे मजेदार और क्वालिटी वीडियोस विल बी डिलीवरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो आपको पता लगता रहेगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हम आपको दे रहे हैं जो आपके काम के हैं. यू कैन गो थ्रू देम, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द बैंग, ठीक है. तो बेटा आज मैं बात करूंगा कुछ ट्रिकी टर्मिनोलॉजी की जो बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं. और ये जो मैं पहली 2 स्लाइड में बात करूंगा ना वो ज्यादा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमिनेंट है, बट मैं उसको कवर करना चाहता हूं. मुझे लग रहा है कि बच्चों को होता है कंफ्यूजन, तो लेट्स क्लियर इट आउट. मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं बेटा स्टेट एंड पाथ फंक्शंस. देखो फंक्शंस और वेरिएबल्स, इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. ये दोनों अलग अलग चीजें. फंक्शंस का मतलब वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, राइट, जो कि सिर्फ पाथ पे डिपेंड करें उन्हें पाथ फंक्शन बोल देंगे, और जो कि स्टेट पे डिपेंड करें उनको हम स्टेट फंक्शन बोल देंगे. मतलब फंक्शन डिपेंड्स और डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, करेक्ट. मतलब जो भी स्टेट पे डिपेंड कर गए फंक्शंस वो बन जाएंगे स्टेट फंक्शंस, जो पाथ पे डिपेंड कर गए वो पाथ फंक्शंस. एग्जांपल दे रहा हूं सीधे सीधे. हमने बेटा 3 फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, Q, W और डेल्टा U. बेटा डेल्टा U किस पे डिपेंड करता था? सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे. आप याद करो चाहे कोई प्रोसेस ले लो, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, सब में डेल्टा U का एक ही फॉर्मूला आता था, NCV डेल्टा T. मतलब इसको तो प्रोसेस से कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब इसको तो पाथ से कोई मतलब ही नहीं रहा. मतलब ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? ये हमारे पास हो गया स्टेट फंक्शन, करेक्ट. लेकिन बेटा जब आप Q और W की बात करते थे तो आप याद करो Q और W में वर्क डन का जो फॉर्मूला आता था या Q का जो फॉर्मूला आता था अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग आता था. मतलब वो प्रोसेस पे डिपेंड करता था, मतलब पाथ पे डिपेंड करता था. इसलिए इसे हम कहते थे बेटा, कहते हैं पाथ फंक्शन. समझ गए? तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. सीधी सी बात है कि जो फिजिकल क्वांटिटी, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड करे वो पाथ फंक्शन, स्टेट पे डिपेंड करे स्टेट फंक्शन, पाथ खत्म. यहीं पे वीडियो पॉज करो, फटाफट से तीनों एग्जांपल लिख लो. अगर कभी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से तो सिर्फ इस पे कि इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन है कौन सा पाथ फंक्शन. ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा. आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो. इसके बाद ये टर्म नहीं देखनी है, ये आपकी किसी काम की नहीं है, ये किसी काम की नहीं है, ठीक है. हम बात करेंगे स्टेट वेरिएबल की. बेटा स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं पहले वो समझते हैं. ऐसे समझ लो कि किसी एक थर्मोडायनेमिक स्टेट, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ना, कि स्टेट को जो वेरिएबल डिफाइन करे उसे स्टेट वेरिएबल कहते हैं. क्या कहते हैं? जो कोई किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करे उसे कहते हैं स्टेट वेरिएबल. आप एग्जांपल देखो, एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं. टेम्परेचर. आप सोचो अगर मैं वाटर की बात करूं उसका टेम्परेचर 50 डिग्री रखूं तो वो लिक्विड स्टेट में होगा. आप उसको -50 कर दो सॉलिड स्टेट में चला गया. आप उसको 150 कर दो गैसियस स्टेट में चला गया. मतलब टेम्परेचर बदलने पे स्टेट बदलती है. तो ये वही वेरिएबल है बेटा जिनको बदलने पे स्टेट बदल सकती है, जो स्टेट को डिफाइन करते हैं. समझ गए? पहले जो फंक्शंस थे वो स्टेट पे डिपेंड करते थे कि नहीं करते, वो डिपेंडेंसी थी. ये डिफाइन करता है स्टेट को किसी एक इंस्टेंट पे. समझे? यानी कि मैं बोल सकता हूं स्टेट वेरिएबल क्या हुआ बेटा? वेरिएबल्स. अच्छा ये कौन से वेरिएबल्स होते हैं बेटा? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स विच defines state of a thermodynamic system.
समझ गए? जो हम कॉमनली पढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी, इस तरह से। ठीक, अब बेटा ये जो वेरिएबल्स है ना, स्टेट वेरिएबल्स, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बेटा एक्सटेंसिव, एक होते हैं बेटा इंटेंसिव। अब सवाल उठता है कि भाई ये दोनों है क्या? देखो कितना आसान है। एक्सटेंसिव मतलब बेटा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के साइज, मास या अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करे, और इंटेंसिव जो नहीं करे। मैं जब स्टूडेंट था तो बहुत कंफ्यूज होता था, मैंने ऐसे याद रख लिया कि भाई इंटेंसिव में भी आई आना था, इन, और इंडिपेंडेंट में भी इन, मतलब इंटेंसिव में इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता किस पे? साइज ऑफ सिस्टम, मास और अमाउंट ऑफ मैटर पे। जबकि बेटा एक्सटेंसिव वो है विच डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ सिस्टम, मास और अमाउंट ऑफ मैटर। समझ गए बात को कि कौन सा इंटेंसिव, कौन सा एक्सटेंसिव? इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, दूसरा वाला एक्सटेंसिव। बोले ठीक से। आखिरी चीज पता कैसे करें कौन सा इंटेंसिव कौन सा एक्सटेंसिव? कितना आसान तरीका है। मैंने क्या किया, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लिया, इसमें गैस फिल कर दी, ठीक, और मैंने क्या किया, एक बार तो ये पूरा का पूरा बॉक्स ऑब्जर्व किया और एक बार इतने साइज का बॉक्स ऑब्जर्व किया। मैं साइज छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि कमरे में गैस भरी और कमरा छोटा कर दिया, ना, कमरे में गैस भरी हुई है, कमरा वो का वही है। एक बार पूरा कमरा देखा और एक बार कमरे का छोटा सा पार्ट देख लिया, ठीक, और फिर देखा कि जब बड़े से छोटे पार्ट में देख रहा हूं तो क्या बदल गया? जो बदल गया वो साइज पे डिपेंड करता है, यानी कि वो एक्सटेंसिव है, जो नहीं बदला वो इंटेंसिव है। बोले सर ये तो सही लग रहा है, आसान भी लग रहा है। मैंने कहा देखो कितना फटाफट आंसर आएगा। आप बताओ कि बेटा अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करता हूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर गैस का जब देखूं तो बड़ा सिस्टम पार्ट लूं या इतना सा पार्ट लूं? सेम रहेगा ना, यानी कि टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? इंटेंसिव। वॉल्यूम की बात करोगे फर्क पड़ेगा, बड़ा पार्ट ज्यादा वॉल्यूम, छोटा पार्ट कम वॉल्यूम, यानी कि एक्सटेंसिव। नंबर ऑफ मोल्स फर्क पड़ेगा, करेक्ट, छोटे पार्ट में कम नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। प्रेशर कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस पूरे के पूरे वेसल का प्रेशर होता है, कंटेनर का प्रेशर होता है, यानी कि पी, ठीक। फिर बोलोगे कि वॉल्यूम दो बार लगेगी, अच्छा नहीं, ये इंटरनल एनर्जी था, इसको भी उठाएंगे, करेक्ट। टेम्परेचर अपन ले चुके हैं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCVT। आप मुझे बताओ इसमें टेम्परेचर तो मैंने मान लिया कि इंटेंसिव है, लिख दिया है, लेकिन बेटा नंबर ऑफ मोल्स तो एक्सटेंसिव है ना, यानी बड़ा पार्ट लोगे तो ज्यादा इंटरनल एनर्जी, छोटा पार्ट लोगे तो कम, मतलब ये भी क्या हो गया बेटा? एक्सटेंसिव। समझ गए? इसके अलावा बात हो गई डेंसिटी की, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी लो। समझ गया बेटा? तो दिस इज हाउ यू विल हैव टू फिगर आउट कि कौन से इंटेंसिव कौन से एक्सटेंसिव। नाउ आई एम 100% श्योर कि आपको फंक्शंस के बारे में क्लैरिटी है, आपको वेरिएबल्स के बारे में क्लैरिटी है, दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर है, कौन से इंटेंसिव कौन से एक्सटेंसिव क्लियर है, और कैसे पता करते हैं वो क्लियर है। अगर ये पूरा पार्ट क्लियर हो गया, यहीं पे वीडियो को पॉज करो, ये सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम जिस पार्ट पे जा रहे हैं वो काफी ज्यादा फिजिक्स ओरिएंटेड है, ठीक है? तो मैं बढ़ता हूं, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख के समझ के ही आगे बढ़ना। देखो बेटा, अब मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ये भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, मैं इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, सिंपल साधारण भाषा में समझाता हूं। भाई, अ प्रोसेस दैट कैन बी retraced back such that both system and surroundings return to their original states। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर करेक्ट सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अपनी ओरिजिनल थर्मोडायनेमिक स्टेट पे वापस आ सकें, रिट्रेस किए जा सकें, बेटा उसको कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और बेटा इस कंडीशन में लिखा है विद नो अदर चेंज एनीवेयर एल्स। यानी बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपके पास लेट्स से मैंने प्रेशर वॉल्यूम एक ग्राफ बनाया और ऐसा प्रोसेस किया, तो बेटा जो प्रोसेस वापस आना चाहिए वो इसे रिट्रेस करता हुआ आना चाहिए। तो जब आप रिट्रेस करते हुए आओगे तो जिस थर्मोडायनेमिक स्टेट से स्टार्ट किया वापस वहीं पे आ जाओगे, सिस्टम भी और सराउंडिंग भी, करेक्ट। उस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबल। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हुई, जो अपने आप को रिट्रेस कर ले तो ओरिजिनल थर्मोडायनेमिक स्टेट, सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग दोनों के दोनों ही काम करने चाहिए, करेक्ट। यानी अगर ग्राफिकली देखूं तो अपना पाथ एग्जैक्ट रिट्रेस करना चाहिए, वापस आना कंडीशन नहीं है, ऐसे भी आ सकता है, बट दैट्स नॉट रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए सेम पाथ रिट्रेस करना चाहिए, ऐसे किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल कह देते हैं।
एक तो ये बात हो गई। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रेलेवेंट है, आपसे बोलेगा व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, कि भाई रिवर्सिबल प्रोसेस की क्या क्या कंडीशंस है। देखो बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहला तो इट शुड बी वेरी वेरी स्लो इन नेचर, वेरी वेरी स्लो, इतना स्लो कि भले ही प्रोसेस है, भले ही चल रहा है, लेकिन हमें रुका हुआ दिखाई दे। अगर दिमाग पे थोड़ा जोर डालोगे, लास्ट लेक्चर याद करोगे, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते थे क्वाजी स्टैटिक, इसीलिए मैंने वहां पढ़ाया था। तो क्वाजी स्टैटिक होना चाहिए प्रोसेस, ये हो गई पहली कंडीशन। तो क्वाजी स्टैटिक बोल दे कि स्लो बोल दे, दोनों सही है हमारे लिए। दूसरी चीज, इक्विलिब्रियम एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट पे बेटा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, करेक्ट, इक्विलिब्रियम में, तभी वो रिवर्सिबल हो सकता है। तीसरा, नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का कोई डिसिपेशन या लॉस नहीं होना चाहिए। अगर बेटा प्रोसेस में एनर्जी का लॉस हो गया तो सराउंडिंग में चला जाएगा, वो वापस आप आइडियली नहीं ले सकते, इसलिए फिर रिट्रेस बैक नहीं कर पाओगे। समझ गए ध्यान से? आप ऐसे भी सोचोगे ना, जहां से गया वापस आया, यानी डेल्टा यू जीरो, जिस पाथ से गया वापस उधर आ गया, मतलब कोई एरिया ही नहीं हुआ साइकिल के अंदर, वर्क डन जीरो, मतलब कोई हीट एनर्जी में लॉस नहीं है। समझ गए? तो आप ये तीनों कंडीशन एकदम घोट के भी जाना बेटा। आपसे दो ही सवाल पूछ सकते हैं, रिवर्सिबल होता क्या है वो तो पता लगी गया, दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या क्या कंडीशन रिवर्सिबल की है। तो आई डोंट थिंक कि आप इसमें गलती करोगे, ठीक है। मैं हट रहा हूं, वीडियो पॉज करो, पूरा कॉपी करो और आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। चलो अब बेटा हम आ गए बेसिकली ये थर्ड लेक्चर के कोर पे, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सेकंड, हम लोग ऑलरेडी जीरोथ लॉ पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड लॉ। ये है स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ, इस पे मैं भी आ रहा हूं। इससे पहले बता दूं, सॉरी सेकंड लॉ, इससे पहले बता दूं कि जो सेकंड लॉ है ना, वो मोर स्पेसिफिकली एंट्रोपी की बात करता है, एंट्रोपी की, ठीक है। पर हम फिजिक्स में जब बात करते हैं तो बेटा हम दो स्टेटमेंट पे स्टिक रहते हैं, हम इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला है बेटा एक तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट कौन सा है, केल्विन प्लैंक। क्या कहता है देखो, ये सिर्फ इतना कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस एज हीट इंजन दैट ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस नेट अमाउंट ऑफ वर्क। आप बोलोगे सर ये तो कॉम्प्लेक्स सा दिखाई दे रहा है। मैंने कहा हाँ, मैं इसको सिंपल करता हूं। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं हो सकता जिसका सोल रिजल्ट क्या हो, जिसका सोल रिजल्ट हो Q को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट करना। अरे कितनी बेसिक बात बोली है देखो, इन्होंने ऐसे कहा है कि भाई टोटल जो हीट दोगे किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, उसे पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमेशा कुछ ना कुछ तो लॉस, कुछ ना कुछ तो चीतत होगी बेटा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एफिशिएंसी कभी भी 1 या 100% नहीं होगी। कितनी बेसिक बात बोली है बेटा, कितनी बेसिक। स्टेटमेंट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इसका मतलब बहुत आसान है। समझ गए बात को? तो इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का कि भाई एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, जो टोटल हीट दोगे वो पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे। बोले सर अब क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से, ये तो बिल्कुल आसान है। मैंने कहा मैं कह ही रहा था। अगला है क्लॉसियस स्टेटमेंट। पहले इसकी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म पढ़ते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस एट हीट पंप दैट ऑपरेट्स अ साइकिल प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। ध्यान मत दो, सुनो मैं जो कह रहा हूं। ये कहना ये चाह रहा है कि आपके पास कोई ऐसा एक सिस्टम नहीं हो सकता जो क्या करे, ध्यान से सुनना, जो क्या करे लो टेम्परेचर LT से हाई टेम्परेचर पे हीट का फ्लो करवा दे। समझ गए? कितनी बेसिक बात बोली है भाई। हीट फ्लो ही कहां से कहां करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। यानी कि अगर मैं ये L लिखा है जो अजीब सा दिख रहा है, ये जो अजीब सा दिख रहा है ये L है, मेरा L ऐसे ही चलता है, ठीक। तो लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो जाती है, अपने आप कभी भी लो से हाई नहीं चाहिए, बस ये इतना सा कहना है। हाँ, बाहर से कोई डिवाइस लगा दिया, मोटर लगा ली, फलाना ढिमका कर दिया तो हो ही जाएगा, अलग बात है। पर ये कह रहा है बिना एक्सटर्नल सोर्स के हीट कभी लो टू हाई फ्लो नहीं करेगा। अब देखो कितने बेसिक स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आई एम श्योर आपको दोनों क्लियर होंगे।
आप बेटा प्लीज इसको कॉपी कर लेना। ये दोनों मेरे हिसाब से कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये जो दोनों पार्ट है ये कॉपी करना कि ऐसे कोई सिस्टम नहीं हो सकता। तो यहां वीडियो पॉज करो, ये दोनों इजी पार्ट कॉपी कर लो, करेक्ट, क्योंकि कभी कभी पूछ सकते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अरे श्योर मेरे शेरों, बढ़ जाओ आगे, वही सब बढ़ जाओ, ठीक है, राइट। वीडियो पॉज करके तुम कॉपी कर लो, मैं बढ़ रहा हूँ। चलो अब देखो बेटा, अब बात करते हैं कार्नोट साइकिल की। इसमें भी हम डेरिवेशन वगैरह पे नहीं जाएंगे, हम अपने आप को कंस्ट्रेंट करेंगे सिर्फ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ कार्नोट साइकिल, व्हाट इज अ कार्नोट साइकिल, राइट। सो कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल क्या होती है, ये प्रेशर है और ये क्या है, वॉल्यूम है। तो कार्नोट साइकिल की अगर बात करूं तो कार्नोट साइकिल इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफरेंट प्रोसेसेस। पहला प्रोसेस क्या होता है भाई, ध्यान से सुनना। तो पहले सबसे पहले होता है बेटा ऐसा कुछ, ठीक, अभी समझाता हूँ ये क्या है। दूसरा मेरे पास होता है बेटा ऐसा कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद अगर तीसरा देखेंगे तो ऐसा कुछ, ठीक, और चौथा अगर देखेंगे तो बेटा ऐसा कुछ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 4 प्रोसेस है, ठीक। सबसे पहले अगर बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले अपने पास निकल के आता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, क्लियर बेटा, एक्सपेंशन। दूसरा जो प्रोसेस है बेटा दैट इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये क्या है बेटा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तीसरे की बात करेंगे तो बेटा फिर से क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन। और बेटा अगर चौथे पार्ट की बात करता हूं तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, नहीं भाई, तीसरा आइसोथर्मल, हाँ कंप्रेशन ही तो सही है, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन। और बेटा चौथे की बात करेंगे तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। समझ गए बात को। तो इफेक्टिवली अगर देखें तो बेटा ये इन चार स्टेप से मिलकर के बनती है। तो कार्नोट साइकिल इज बेसिकली ए साइक्लिक प्रोसेस, ये एक साइक्लिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, करेक्ट, जो 4 अलग अलग स्टेप से मिलकर के बना है, ठीक है। देखो कैसे, यहां पर अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो यहां पर मान लो प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 है, ठीक। ये आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल था तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, P2 V2, लेकिन टेम्परेचर क्या हुआ, T1। इसके बाद अगर देखा बेटा हमने तो P3 V3 और T2 बोल देते हैं इसको, क्योंकि अब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए एक्सपेंशन। अब कंप्रेशन शुरू हो गया और अब की बार आइसोथर्मल था तो P4 V4 T2, करेक्ट। इफेक्टिवली अगर देखोगे तो बेटा ये T1 और T1 और T2 दो ही टेम्परेचर में काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली बेटा ध्यान से देखोगे तो ये T2 और T1 के टेम्परेचर, T1 और T2 टेम्परेचर्स पे 2 रिजर्वायर के बीच में वर्क करने वाला थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस। तो कार्नोट साइकिल क्या हुआ, एक थर्मोडायनेमिक साइक्लिक प्रोसेस, किन 2 टेम्परेचर के बीच में काम करता है, T1 और T2 के बीच में काम करता है। कॉम्बिनेशन कितना का है, इन 4 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। समझ गए बात को, इसे कहते हैं कार्नोट साइकिल। कोई दिक्कत, अभी मैं सिर्फ कार्नोट साइकिल की बात कर रहा हूं कि होती क्या है। आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर रहा होगा कि व्हाट इज कार्नोट साइकिल। 100% श्योर, 100%, ठीक। और एक चीज और ऐड कर देना इसमें, जो भी आप एनर्जी पहले दोगे सिस्टम को वो Q1, और जो एनर्जी इससे बाहर निकलेगी उसे हम कह देंगे Q2, ठीक है। तो एक बार के लिए वीडियो पॉज करके इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करो, फिर मैं कार्नोट थ्योरम, कार्नोट इंजन उस पे जाऊं, करेक्ट। जल्दी बेटा, इजी है ये पार्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉपी करो वीडियो पॉज करके, मैं बढ़ता हूं आगे। अब देखो बेटा, अब हम आ गए कार्नोट इंजन और कार्नोट थ्योरम पे, आराम से समझना। हमने कहा ये जो कार्नोट इंजन है ये क्या है, कार्नोट इंजन इज एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन रिजर्वायर्स एट 2 गिवन टेम्परेचर। बेटा अभी बताया था कार्नोट साइकिल भी तो T1 और T2 के बीच में ऑपरेट करती है। तो कार्नोट इंजन भी एक ऐसा इंजन है जो क्या करता है बेटा, 2 अलग अलग रिजर्वायर्स यानी 2 अलग अलग टेम्परेचर के बीच में काम करता है एंड मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी के साथ, मैक्सिमम पॉसिबल।
यानी बेटा टाइम टू टाइम हमारे पास बहुत सारे इंजन हमने डिजाइन किए गए, उन सब ने अलग अलग थर्मोडायनेमिक सिस्टम या प्रोसेसेस फॉलो किए और सबकी एफिशिएंसी कुछ कुछ निकल के आई। तो इवेंचुअल रिजल्ट ये निकल करके आया कि भाई T1 और T2 के बीच में काम करने वाले जितने भी हजारों इंजन हो, उसमें तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी? कार्नोट इंजन की होगी। उस इंजन की होगी जो कार्नोट साइकिल को फॉलो करता है। समझे मेरी बात को? बेटा ये मैक्सिमम की कोई वैल्यू नहीं होती। जब मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं कि बेटा बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, फट से आंसर देते हैं कि सर शायद 60% होगी, शायद 80 होगी, शायद 100 होगी, शायद 90 होगी। अरे ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। इसकी जो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आती है, ये निकल के आती है 1 - T2/T1। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अलग अलग टेम्परेचर पे मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग आती है। मतलब अगर मैंने 300 और 600 केल्विन पे बात की तो 300/600 मतलब 1/2, 1 - 1/2 इज 1/2 मतलब 50%। मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी ही 50% है। अगर 300/1200 कर दिया तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मेरी कितनी आ जाएगी बेटा? 75%। अगर मैंने 300 है ना और 300 लिख दिया, 0% एफिशिएंसी मैक्सिमम। तो यानी मैक्सिमम की वैल्यू बदलती है T1 और T2 के हिसाब से। तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ये फॉर्मूला है। यानी कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी निकल के आती है वो 1 - T2/T1 आती है। इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी फॉर एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन T1 एंड T2। एक ऐसा इंजन जो T1 और T2 के बीच में ऑपरेट करता है, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी इस फॉर्मूले से आती है। जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी। यानी कोई और अगर इंजन हुआ कार्नोट के अलावा तो उसकी एफिशिएंसी बेटा लेस देन और इक्वल टू 1 - T2/T1। समझ गए बात को? इसमें कार्नोट भी इंक्लूडेड है। क्लियर? इससे ज्यादा किसी की एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। क्लियर? तो कार्नोट साइकिल मतलब वो साइकिल जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। कार्नोट इंजन का मतलब वो इंजन जो इस साइकिल पे बेस्ड होता है और मैक्सिमम एफिशिएंसी रखता है। अगर कार्नोट थ्योरम की बात कर दूं, कार्नोट थ्योरम की, तो देखो क्या कह रहा है। कार्नोट थ्योरम स्टेट दैट ऑल हीट इंजन्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स आर लेस एफिशिएंट देन कार्नोट इंजन। कितनी आसान बात है। तो एक ही बात को घुमा घुमा के बोला जा रहा है कि जितने भी और इंजन होंगे वो कार्नोट इंजन से कम एफिशिएंट होंगे। हमने लिख दिया, मैंने कहा ठीक है मान लिया, क्या दिक्कत है। ईटा विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 - T1/T2, 1 - T2/T1। आप अगर चाहो तो यहाँ इक्वालिटी हटा देना। अब ये फॉर अदर इंजन हो गया, फॉर अदर इंजन्स। ये किसके लिए हो गया? कार्नोट इंजन के लिए। तो बेटा आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, कार्नोट थ्योरम। ठीक है? तो इधर उधर ढूंढने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बुक्स में देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल फंडा है। क्लियर? कार्नोट साइकिल, साइकिल हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है? कार्नोट इंजन, इंजन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल, अगेन मैक्सिमम एफिशिएंसी 1 - T2/T1। कार्नोट थ्योरम कि भाई कार्नोट इंजन को छोड़ के बाकी सबकी इंजन की एफिशिएंसी इससे कम होती है। आई होप वी आर क्लियर विद ऑल 3 टर्म्स। इसको यहीं पे वीडियो को पॉज करो बेटा, ये प्लीज कॉपी कर लो ये वाले फॉर्मूले 1 - T2/T1। इसका बेटा एक और फॉर्मूला लिख लेना 1 - Q2/Q1, जहां पे Q1 होता है हीट गिवन, Q2 होता है हीट जो बाहर फेंकी गई है। ये दोनों फॉर्मूले, ये इंफॉर्मेशन कॉपी करो, फिर बेटा वीडियो को आगे लेके चलो। मैं क्लास को आगे लेके चल रहा हूं। ठीक है? चलो अब देखो जरा, हम बात करते हैं बेटा हीट इंजन की। अब थोड़ा ना अपने दिमाग को प्लीज अच्छे से समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो क्वेश्चन आते हैं ना, या तो कार्नोट का जो एफिशिएंसी आया 1 - T2/T1 उस पे आएगा, या फिर ये इंजन रेफ्रिजरेटर पे आएगा। तो थोड़ा ध्यान से सुनना प्लीज, है ना। ये लास्ट पार्ट ये चैप्टर का खत्म होने वाला है, फिर 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा बस। ठीक? तो देखो कार्नोट सॉरी हीट इंजन क्या होता है, और दिमाग से सुनना। एक समझ आ गया तो फिर रेफ्रिजरेटर और पंप दोनों समझ आ जाएगा। ये हमारे पास एक सिस्टम था, आराम से समझना, सिस्टम। ठीक है? इसी सिस्टम को हमने क्या बोला? हीट इंजन। ठीक? गाड़ियों में जो लगता है बेटा, हीट इंजन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा इसको Q1 हीट दी जाती है। कहां से? एक T1 रिजर्वायर के टेम्परेचर से। ठीक? आप बोलोगे T1 क्या है? ये एक तो हायर टेम्परेचर है, हाई T, HT का मतलब हाई टेम्परेचर। बोले ये कहां से आएगा? बेटा गाड़ी में फ्यूल जलता है ना, पेट्रोल डालते हैं, तो पेट्रोल बर्न करता है तो हीट देता है हाई टेम्परेचर पे। तो समझे बात को? यानी फ्यूल वाला जो पार्ट है जहां फ्यूल की बर्निंग हो रही है, फ्यूल की बर्निंग हो रही है बेटा, उसको हमने T1 मान लिया, हाई टेम्परेचर। यहां से Q1 हीट गई। अब ये इंजन क्या करता है, इसमें से कुछ पार्ट तो गाड़ी को चलाने के लिए काम में लेता है
और बचे कुचे को एग्जॉस्ट से बाहर फेंक देता है। हमने देखा है ना बेटा, एग्जॉस्ट से गर्म एयर निकलती है, हीट बाहर निकलती है, कूलेंट से बाहर निकलती है, वो सब ये कहानी। तो अपनी गाड़ी के इंजन ने क्या किया, Q1 पेट्रोल से हीट ली, उसमें से कुछ गाड़ी को चलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया और बची कुछ बाहर फेंक दी जो काम की नहीं थी। ठीक है, ये हो गया हीट इंजन की वर्किंग। क्वेश्चन आता है सारा एफिशिएंसी पे, उसको समझते रहो, कितना आसान है। और बेटा ये समझ आ गया तो रेफ्रिजरेटर हीट पंप में तो मजा ही आ जाएगा, बहुत ही आसान होगा। हमने एफिशिएंसी पढ़ी है हमेशा दुनिया में आउटपुट बटा इनपुट, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। गलती से पूछ लिया तो भगवान के सब बताऊंगा, नहीं ध्यान रखना। ठीक, तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं आउटपुट अपॉन इनपुट की, आउटपुट का मतलब जो काम किया गया है, कौन सा काम, जिसके लिए सिस्टम डिजाइन है। ठीक, इनपुट मतलब उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही है, ऐसे समझ लो। ठीक, आउटपुट मतलब जिसके लिए सिस्टम को डिजाइन किया गया है, इनपुट मतलब जो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लग रहा है अपना। बोले ठीक, आप मुझे बताओ गाड़ी को क्या हीट फेंकने के लिए काम बनाया गया है, काम करने के लिए बनाया गया कि एग्जॉस्ट के लिए बनाया गया? आप बोलोगे सर इसमें क्या पूछने वाली बात है, ये तो वर्क करने के लिए ही बनाया गया है। मैंने कहा वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट पेट्रोल का खर्चा यानी कि Q1, तो यहां से लिख दिया W/Q1। बताओ कौन सी रॉकेट साइंस है, हलवा है तो? बोले हाँ सर। Q1 क्या W प्लस Q2 के बराबर है? बोले यस सर। मैं वहां वैल्यू डाल दूं बेटा? बोले डाल दो सर। तो W की जगह मैं डाल रहा हूं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ये आएगा 1 माइनस Q2/Q1 और इसी को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस T2/T1। समझ गए बात को? इसको और ज्यादा तरीके से लिखना है तो 1 माइनस T सिंक अपॉन T सोर्स। आप बोलो मैं इसको थोड़ा और कहीं लिख दूं, साफ सुथरा लिख देता हूं। इसको मैं यहां लिख देता हूं 1 माइनस T सिंक अपॉन सोर्स। ठीक है बेटा, ये जो होता है ना, ये जहां बाहर फेंकते हैं, सिंक में ही तो फेंकते हो सारी चीजें, ये सिंक हो जाता है जहां हीट जाती है। सोर्स मतलब पेट्रोल, जहां से हीट आ रही है, ये सोर्स है अपना। ठीक है, तो आप 1 माइनस टी सिंक बाई टी सोर्स भी याद कर सकते हो, 1 माइनस T2/T1 भी याद कर सकते हो, आप 1 माइनस Q2/Q1 भी याद कर सकते हो। और ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि यहाँ का टेम्परेचर T2, यहाँ का टेम्परेचर मैं लिख चुका हूँ T1, और T1 जो है वो T2 से ज्यादा है। जहां पेट्रोल जल रहा है बेटा वहां टेम्परेचर हाई होगा। करेक्ट, तो ये हो गई सारी की सारी कहानी हीट इंजन की, यहीं पे खत्म। और अब आप देखो, ये अगर आसानी से समझ आ गया तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा। करेक्ट, तो यहीं पे वीडियो पॉज करो, अच्छे से समझ लो, लिख लो तरीके से सारी चीजें, उसके बाद लेक्चर को, क्लास को आगे लेके चलना प्लीज। ठीक है, तो यहीं वीडियो पॉज करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जब आपको समझ आ जाए तो ही वीडियो को रिज्यूम करना है बेटा। देखो अगला जो हमारा पार्ट है बेटा, दैट इज रेफ्रिजरेटर। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं, मजा आएगा। हमने कहा ये अपना रेफ्रिजरेटर हो गया। ठीक, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है बेटा, देखो मैं समझाता हूं, आराम से सुनना। रेफ्रिजरेटर का काम होता है भाई, एक T1 हमने हायर टेम्परेचर माना था, T2 लोअर माना था। ठीक, तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, T2 टेम्परेचर है, यहां पे कौन सा टेम्परेचर हो गया, लोअर टेम्परेचर। अब लोग लोअर टेम्परेचर होगा कहां पे, मैंने कहा तुम बताओ, फ्रिज के अंदर, यानी जहां पे क्या रखी हुई है, सब्जियां यानी वेजिटेबल्स। अरे फ्रिज का काम यही होता है ना कि अंदर सब्जियां रख दी, सब्जियां में से हीट खींची और बाहर फेंक दी। यानी कि ये जो जा रही है बेटा, ये T1 हाई टेम्परेचर, ये क्या है अपना रूम, सराउंडिंग जिसे कहते हैं, वहीं पे तो हीट जाती है। यानी यहां से Q1 ली, यहां पे Q2 फेंक दी। और बेटा आप खुद सोचो, ये हाई टेम्परेचर पे, ये लो टेम्परेचर पे। अभी अभी देखा था थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे अपने आप नहीं जाती, इसीलिए फ्रिज अपने आप थोड़ी काम करता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी पड़ती है बेटा, आपको उसको प्लग इन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, मतलब आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर का काम है सब्जियों में से हीट खींचना, बाहर कमरे में सराउंडिंग में फेंकना, और वर्क यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेना। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आ जाती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। तो पहला चेंज तो यहीं पे आ गया, हीट इंजन में एफिशिएंसी, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या चीज, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोई डाउट? बोले नहीं सर। बीटा का फॉर्मूला लिखता हूं, अभी बताया था आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट का क्या मतलब था, जिसके लिए डिजाइन किया गया है, बहुत बढ़िया।
इसको वर्क करवाने के लिए डिजाइन किया गया है, कमरे में हीट फेंकने के लिए डिजाइन किया गया है, या सब्जियों में से हीट खींचने के लिए डिजाइन किया गया? बोले सर सब्जियों में से हीट खींचने के लिए। मैंने कहा बहुत सही आंसर बेटा, यानी कि इसको डिजाइन किया गया है। अरे एक तो ये चीज चेंज करो इसको 2, ये गलती मत करना बेटा, नहीं तो बाद में कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, देखो इसको डिजाइन किया गया Q2 के लिए, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में हो रही है बेटा? बिजली लगानी पड़ेगी ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब बिल देना पड़ता है हर बार, तो Q2 बाय W। फिर से यहां पे देखोगे तो बेटा अब की बार W प्लस Q2 क्या Q1 दिखाई दे रहा है? देखो W प्लस Q2 मिलके Q1 हो जा रहा है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, Q2 को तो Q2 रहने देता हूं, W को लिख देता हूं Q1 माइनस Q2, यानी ये निकल के आ गया बेटा 1 बाय, जब डिवाइड करेंगे, अरे यार तो ये और पंगा, 1 बाय Q1 बाय Q2 माइनस 1। समझ गया बेटा बात को? यानी कि ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो बेटा 1 बाय T1 बाय T2 माइनस 1। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो बेटा दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, राइट? प्लीज ध्यान रखना। अच्छा इसके अलावा पहले इतना एक बार समझ लो अच्छे से, है ठीक है, कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लिखते कैसे हैं, कितना आसानी से लिख दिया हमने कि भाई आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट का मतलब जिसके लिए डिजाइन किया गया, यानी कि वेजिटेबल में से हीट खींचने के लिए, इनपुट मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया बेटा, एक्सप्रेशन निकल करके आ गया। ठीक है, अब देखो इतना एक बार लिख लो, उसके बाद इसके अंदर एक दो छोटी मोटी चीजें बताता हूं जो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर में आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हीट पंप यहीं पे कर देंगे हम 10 सेकंड में, उसमें कुछ भी नहीं है। तो एक बार वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लो बेटा, अच्छे से ढंग से कॉपी कर लेना, फिर 2 काम की चीजें बताता हूं। ठीक है, पक्का शुरू करें? ठीक, देखो बेटा एक तो काम की चीज ये कि जो एफिशिएंसी है ना वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती हीट इंजन के केस में। किसके केस में बेटा? हीट इंजन। लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ये 1 से बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, राइट? ये हो गया रेफ्रिजरेटर के केस में। तो एक तो ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है, कि ये हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, एफिशिएंसी ये हमेशा 1 से छोटी होगी। ये जो है ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा बेटा एक पॉइंट और ध्यान रखना है ना, कि व्हाट इज द रिलेशन किस किस के बीच में बेटा अपने को बताना पड़ेगा, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी। तो ये निकल के आएगा बेटा 1 माइनस ईटा बाय ईटा। ठीक है, तो इसे और थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा अच्छे से, करेक्ट? बहुत बार न्यूमेरिकल्स में क्या होगा ना, आपको ईटा दे देगा एफिशिएंसी हीट इंजन की और रेफ्रिजरेटर की बात करेगा, तो आपको ये रिलेशन पता है तो काम आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर परेशान होते रहोगे। ठीक है, तो प्लीज इस पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको डिराइव करना बहुत आसान है, वैसे आपको जाना नहीं है उसके अंदर, फिर भी करना हो तो पहले हमने T1 T2 का फॉर्मूला बीटा में भी निकाला है, ईटा में भी निकालना है, दोनों में से T1 बाई T2 को इंटरचेंज मतलब एलिमिनेट कर देना, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। ठीक है, तो इसके बाद बढ़ते हैं बेटा आगे वाले पार्ट पे। कॉपी कर लिया ना, इसे प्लीज कॉपी कर लेना। ठीक है, वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है बेटा, आखिरी बात करते हैं बेटा हीट पंप की, थोड़ा ध्यान से सुनना। हीट पंप बेटा, हीट पंप के लिए मैं एक काम करूं, रेफ्रिजरेटर वाला ही पार्ट उठाता हूं या बना देता हूं दोबारा से फटाफट से। देखो ये है बेटा हीट पंप। ठीक है, हमने फिर से वही काम किया, ये क्या कर रहा है, Q2 हीट उठा रहा है लोअर टेम्परेचर से, ठीक, और ये क्या कर रहा है बेटा, यहां पर फेंक रहा है हाई टेम्परेचर पे, करेक्ट? और ऐसे ही होता है ना, हीट पंप कहाँ यूज करते हैं, सर्दियों में यूज करते हैं, ठंड में कमरे को गर्म रखने के लिए। तो मतलब बाहर सराउंडिंग ठंडी है, ठीक है, अंदर अपने पास क्या गर्म है, और अपने को हीट कहाँ फेंकनी है, अंदर ही फेंकनी है, मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट फेंकनी है। समझ गए? तो यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है, ठीक है, लोअर टेम्परेचर, यहां पर बेटा क्या है, हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये अपने सराउंडिंग्स हो गए, ये अपना रूम हो गया जहां पे हीट फेंकनी है, करेक्ट? और वापस से बेटा इस पे कुछ वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। यानी अब की बार बेटा एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है, देखो एफिशिएंसी ही डिफाइन कर देंगे हीट पंप के लिए, वही कहानी, आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या लिखेंगे, आउटपुट बाय इनपुट,
और बेटा आउटपुट का मतलब होता है कि जिस काम के लिए इसे डिजाइन किया गया है। और भाई हीट पंप का काम क्या है? हीट पंप का काम होता है बेटा किसी कमरे में हीट फेंकना, करेक्ट, यानी कि हीट को थ्रो करना। हीट को थ्रो करने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ये Q1, यानी यहां पर एक कितना आ जाएगा? Q1। और बेटा इन्वेस्टमेंट तो फिर से इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, फिर से कितना आ जाएगा? W। तो रेफ्रिजरेटर का काम था कि जहां ऑलरेडी ठंडा है, अंदर वेजिटेबल्स थी ना, जहां ऑलरेडी ठंडा है वहां से हीट खींचना, जबकि इसका काम होता है कि जहां गर्म है वहां हीट फेंकना, यानी कि रेफ्रिजरेटर से जस्ट उल्टा का, करेक्ट। अब यहां से Q1/W लिखा, फिर से वही कहानी, Q2 प्लस W बराबर कितना? Q1। यहां से बेटा सीधे सीधे Q1, W को क्या लिख दूं? W को लिख दो Q1 माइनस Q2। बोले लिख देंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कितना आएगा बेटा? 1/1 माइनस T2/T1। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे बेटा तो हीट पंप की जो एफिशिएंसी आई ये किसकी थी? ये इंजन की थी, यानी ये आ जाएगा 1/eta ऑफ इंजन, हीट इंजन। समझ गए बात को? तो बेटा जैसे अपन ने पहले नहीं पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का रिलेशन कि बीटा इज 1 माइनस ईटा बाई ईटा, ऐसे बेटा हीट पंप की एफिशिएंसी और इंजन की एफिशिएंसी का रिलेशन भी याद रखना, सीधे रेसिप्रोकल होते हैं, करेक्ट। तो बेटा विद दिस अपना हीट पंप वगैरह सब कंप्लीट। अब हमें बस कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुश्किल से 3-4, और अपना लेक्चर एंड थर्मोडायनेमिक्स विल बी कंप्लीट। तो प्लीज ब्रिंग ऑल योर एनर्जीज, राइट, एंड फोकस। हम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे खाली, पंप रिलेटेड और कार्नोट रिलेटेड और वो सारे, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स के हैं, तो आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके पूरा कॉपी करो, जब तैयार हो जाओ पानी वानी पी लो, अच्छे से ब्रीदिंग कर लो, तब आगे बढ़ना, राइट, ठीक। पहला सवाल बेटा, बस 3 सवाल है। पहला सवाल है कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 200 एंड 500 केल्विन, यानी एक बात तो समझ आ गया सबसे पहले अपने को कि ये किन दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है? 300 केल्विन, ये कम वाला है तो मतलब ये T2 हो गया, 500 अपने पास क्या हो गया? T1 हो गया। कह रहे हैज डन वर्क इक्वल टू 800 जूल्स, बहुत बढ़िया, यानी इसने कितना काम कर दिया बेटा? 800 जूल्स कर दिया। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड इट फ्रॉम द सोर्स, ओके, यानी Q चाहिए ना, कितना आसान है, देखो सिंपल तरीका बता रहा हूं। ये हो गया हीट इंजन, ये Q था, ये W था, और ये Q2 था, याद अगर है तो आपको, ठीक। हमने कहा था कि भाई जो भी एफिशिएंसी आएगी वो इफेक्टिवली W/Q था, Q1, ठीक है, यही अपने को निकालनी भी है बेटा, W/Q1। अब आप थोड़ा दिमाग से देखोगे तो ये W/Q1 को तो मैं 1 माइनस T2/T1 भी लिख सकता हूं, करेक्ट। T2 आपके पास है, T1 आपके पास है, ठीक है, W आपके पास है, क्या मेरे पास Q1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा? समझे बात को? सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। कितना आसान होगा, देखो निकाल के दिखाऊं, कर लोगे ना इसको सॉल्व? ये बताऊं, कर लोगे? यहां पर डालना बेटा 3/5, 1 माइनस 3/5 मतलब 2/5, 2/5 800, कितना हो गया? 400 Q1। समझ गए बात को? आ जाएगा यहाँ से आंसर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 8 5 400/2 मतलब 8 5 40, 2000 के आसपास कुछ आएगा, ऐसा कुछ शायद, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक, और कॉपी कर लो इसके सोल्यूशन को और मैं अगले सवाल पे जा रहा हूँ, ठीक है। आप बोले इतने इजी क्वेश्चंस क्यों ले रहे हो? एक्चुअली बेटा मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आपको देखो टेम्परेचर्स भी दे दिए, आपको वर्क भी दे दिया और Q पूछ लिया, तो 1 माइनस T2/T1 एक फॉर्मूला एफिशिएंसी का, दूसरा था W/Q1, दोनों को इक्वेट कर दिया, सीधे आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कार्नोट इंजन हुज सिंक इज एट 300, यानी फिर से मुझे देखो बेटा T2 कितना दे दिया? 300 दे दिया, ठीक है, ऑफ कोर्स केल्विन। कह रहा है एफिशिएंसी कितनी है? 40%। मैंने कहा बहुत बढ़िया, यानी 40% एफिशिएंसी का मतलब बेटा 40/100, ये याद रखना। 1 माइनस 300 आपको दे रखा है, ये अभी तक नहीं पता सोर्स का क्या कहानी है। कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, ताकि एफिशिएंसी 60% हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है, यानी यहाँ 40 की जगह मुझे ईटा डैश कितना करना है? 60% करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 60/100 इक्वल टू 1 माइनस 300/T सोर्स। समझ गए? TS डैश लिख दिया या T लिख दो बस, अननोन टेम्परेचर, कोई दिक्कत? तो बेटा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आई होप डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहीं से बेटा आंसर निकाल दोगे। देखो 1 माइनस 60/100 करोगे तो 40/100, 40/100 करोगे
यहाँ से टेम्परेचर का वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे। तो मुझे लग रहा है कैलकुलेशन आप कर लेना यार, इसमें कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल हलवा है ये तो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक्चुअल में आए हुए क्वेश्चन है, तो मैंने बस वही उठा लिया एज इट इज, राइट। तो जिसे कॉपी करना है वो कॉपी कर सकता है वीडियो पॉज करके। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ओके, सो दिस इज द लास्ट फाइनल नेल इन द कॉफिन, राइट। कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी 1/10 as heat engine is used to be as a refrigerator। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, हीट इंजन की बात कर रहा है लेकिन किसकी तरह काम में लेना है इसको, रेफ्रिजरेटर की तरह। तो इसलिए मुझे एफिशिएंसी अगर 1/10 है, मुझे पहले कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल लेना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूछ ही क्या रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं तो एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी क्यों बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करूं बेटा, तो ये कितना निकल के आया था, आउटपुट का मतलब था बेटा Q2 का मतलब सोर्स से कितनी हीट खींची थी, और बेटा इनपुट अपना क्या था, W की फॉर्म में था, यानी कि कितना वर्क डन उस पर किया गया है। तो ये कह दे रहा है कि भाई वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, यानी ये अपने को कितना दे रखा है, 10 जूल दे रखा है। अपने को ये निकालनी है बेटा। आप सोचो अगर बीटा पता लग गया तो काम हो गया ना। देखो बीटा क्या होता है बेटा, 1 माइनस ईटा बाय ईटा, तो 1 माइनस 1/10 डिवाइडेड बाय 1/10, बीटा आ जाएगा बेटा। इस बीटा को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट करना, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे W है, Q2 का वैल्यू आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि अगर मैं देखूं तो इस पार्ट में से ये इस तरह के क्वेश्चन ही अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। तो आई एम श्योर आप इन तीनों को सॉल्व करके तीनों के आंसर्स निकाल लोगे, इसमें कोई तकलीफ आपको होगी नहीं। विद दिस वी कंक्लूड थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारा एक मेजर यूनिट कंप्लीट हो चुका है बेटा, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैं इसको यहीं खत्म नहीं करूंगा, राइट, मतलब क्लास खत्म कर रहा हूं, बट मैं आपके लिए थर्मल प्रॉपर्टीज भी लेके आऊंगा, राइट। और आई एम श्योर कि लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा, अच्छे से थॉरो रिवीजन आपका हो गया होगा। और अगर आपने जेन्युइनली क्लासेस अटेंड किए हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो बस थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले 5, 7, 10 साल के प्रीवियस ईयर PYQs और कर लो, और उसके बाद देखो ये चैप्टर आपके फुली ग्रिप में ना आ जाए तो मुझे बताना। ठीक है, सो विद दिस आई एंड द लेक्चर एंड आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, फॉर स्टेइंग विद मी, एंड बेटा डू पुट अ लाइक इफ यू लाइक द वीडियो, राइट। यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बेटा अपने दोस्तों से उनसे शेयर करो जिसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें दे दो। अच्छे क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स हैं, अच्छी क्लासेस हैं, राइट, उनका फायदा होगा, उनके कुछ काम आ जाएंगे। ठीक है, और आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक, तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बेटा जान लगा के पढ़ना है। बाय।